चैनल गुरुजी, जिस पर कि आप 20 ड्रग्स फॉर जीपी के थर्ड लेक्चर में पहुंच गए हैं। थर्ड है ना। इस लेक्चर में आज हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। हमने पहली बार शुरू किया था कुछ सर्दी खांसी से, बाद में हम थोड़ा सा पेन की तरफ भी गए, और आज हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स की। बट अगेन, जैसा मैंने प्लान किया था, मैं इस कोर्स को वैसा नहीं पढ़ाऊंगा कि वो कोई मेडिकल स्टोर की प्रैक्टिस जैसा हो, या कि वो कोई ऐसा हो कि मैं आपको एक पर्चा लिख के दे दूं कि हाँ, सर्दी के पेशेंट को ये दवाई देनी है और बुखार के मरीज को ये दवाई देनी है। मेडिकल साइंस ऐसी होती भी नहीं है, अपने को उसे इतना सिंप्लीफाई करना भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप में कोई थॉट डेवलप कर सकूं कि आप कोई मरीज को देखो तो आप सोचो कि हाँ, इसको ये हो सकता है, इसलिए इस पे ये देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हाँ, बुखार में ये दवाई देनी चाहिए क्योंकि दूसरा भी वही लिखता है या कहीं और ऐसा ही कहा गया है। तो शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि इंटरैक्टिव रहेगा सेशन। बीच बीच में आपसे कभी कभी प्रश्न पूछूंगा, तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना, तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि ये 4 तरह के मरीज हैं, इनमें से किसे आप एंटीबायोटिक देंगे? चैट बॉक्स में लिख के सिर्फ नंबर लिख दीजिए कि नंबर 1 को देंगे कि 2 को देंगे कि 3 को देंगे, 4 को देंगे या 5 को देंगे। आपको लगता है कि 1 और 3 को देंगे या 2 और 5 को देंगे, तो वैसा भी लिख सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में दिखाइए कि इनमें से किस मरीज को आप दवाई देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लगभग लगभग उसी दिशा में सारे उत्तर जा रहे हैं, और यही समस्या है। इस प्रश्न का उत्तर मैं क्लास के अंत में दूंगा, अंत तक बने रहिएगा। हम लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि हाँ, हर बुखार को एंटीबायोटिक देनी ही चाहिए, हर एंटीबायोटिक से हर बैक्टीरिया ठीक हो जाता है, या कि एंटीबायोटिक कोई वो दवाई है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाता है। हम मानते हैं कि एंटीबायोटिक इज लाइक एंटीपायरेटिक, कि बुखार आया तो एंटीबायोटिक देनी है, या कि एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दे दो, ऐसी 3-4 चीजें मिला के दे दो जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हो, कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता हो। आज हम इस क्लास में बेसिकली इसी एक मिथक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एंटीबायोटिक को कहां यूज करना, कहां नहीं यूज करना, और कहां कौन सी ग्रुप की एंटीबायोटिक यूज करना, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। मैंने एंटीबायोटिक कोर्स में भी ये हिस्सा पढ़ाया है, पर आज जो पढ़ाऊंगा वो उससे डिफरेंट है। तो 3 शब्द हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल। हम कभी भी किसी भी शब्द को यूज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है दोनों तीनों में। 1-2 मिनट में समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल का मतलब वो जो कि सारे माइक्रोब्स पे काम करती है। मतलब एंटी माइक्रोबियल में एंटी फंगल भी आ जाएगा, एंटी वायरल भी आ जाएगा, एंटी बैक्टीरियल भी आ जाएगा, और एंटी पैरासिटिक भी आ जाएगा। एंटीबायोटिक हम जिसको कहते हैं वो कॉमनली एंटी बैक्टीरियल है। अगेन, किताबों में, बातचीत में हम नॉर्मली एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो आज भी जब भी मैं बात करूंगा, मैं एंटीबायोटिक कहूं तो भी आप उसको एंटीबैक्टीरियल ही मानना, इसलिए समझा रहा था। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और एक और शब्द की हमने बात पहली क्लास में की थी, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। जिन लोगों ने अभी अभी नया नया ज्वाइन किया है उनको बता दूं कि पहले पहला लेक्चर सुन लेना, उसमें आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा। एक सेप्सिस वाली क्लास में भी मैंने ये चीज पढ़ाई थी। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि बॉडी जब रिस्पॉन्ड करती है किसी भी बाहरी खतरे को, वो खतरा केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, एलर्जन हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन हो सकता है। तो बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करती है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म हमारे भीतर आके ग्रो करने लग जाए और उसके कारण हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, दैट इज इन्फेक्शन। अदरवाइज हमारे भीतर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और हम उनके साथ खुशी से जीवन व्यतीत करते रहते हैं, कुछ नहीं भी करता। तो इस टर्मिनोलॉजी को खत्म करते हैं, ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए या मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। तो हम 3 चीजों से एंटीबायोटिक को देखते हैं। लोकेशन, मतलब बॉडी में कहां इंफेक्शन हुआ है या कहां इंफेक्शन का सोर्स है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, या हम कल्चर करा के देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आया है और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चूज करते हैं। तो एक रास्ता तो ये होता है कि लोकेशन के हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाए कि हाँ, इसको सॉर थ्रोट है तो ये होगा और ये एंटीबायोटिक दे दें, या बैक्टीरिया कल्चर करके देखा जाए किससे सेंसिटिव है वो एंटीबायोटिक दे दें,
या लोकेशन से हम गेस करें कि हाँ यहां पर अक्सर ग्राम निगेटिव होते हैं तो हमें उसका कवरेज देना ही है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों को कंबाइन करके कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उनके डोसेज नहीं बताऊंगा, उनके इंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन भी नहीं बताऊंगा। इन चीजों के लिए मैं कुछ छोटे छोटे से शॉर्ट्स बना के डालूंगा यूट्यूब पर, फेसबुक पे या आपके कोर्स के वीडियोस में भी। तो शुरू करते हैं कि बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाई करें। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की जरूरत भी क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आपको पता हो कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया है तो आप चूज कर सकते हो कि इसको ये वाली एंटीबायोटिक पसंद आएगी। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के 2 या 3 तरीके हैं। आपने सबने सब सुने हैं, आपको सब पता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, फिर एरोबिक, एनएरोबिक, कोकाई, बेसिलाई, ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे कॉमन जो तरीका है क्लासिफाई करने का वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम क्या होता है और क्रिश्चियन वॉयलेट क्या होती है और जेंशियन वॉयलेट क्या होती है, इस सब से हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो एमबीबीएस की तो बहुत अच्छी बात है, पर रियल लाइफ में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव का क्या मतलब है? ग्राम पॉजिटिव मतलब वो बैक्टीरिया जो उस डाई के साथ, मतलब आपने एक सैंपल लिया, कोई स्वैब लिया, उसको आपने स्टेन किया और माइक्रोस्कोप में देखा, जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए वो ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए वो ग्राम निगेटिव। मैं ऐसा एक इंफोग्राफिक भी बना रहा हूं बैक्टीरिया का कि कौन से ग्राम निगेटिव है, कौन से ग्राम पॉजिटिव है। आपको ग्रुप में भी डलेगा या आपको ये ऐप में मिल जाएगा। तो उसमें हमने बनाए ही ऐसे हैं कि जो बैक्टीरिया का नाम, जैसे मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस है, वो ग्राम पॉजिटिव है तो हमने उसको बनाया ही पर्पल कलर में है। अगर वो स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो हमने उसको पर्पल कलर के गोले में बनाया है। और कोई मान लीजिए ग्राम निगेटिव बेसिलाई है तो हमने उसको पिंक कलर के रॉड में बनाया है। तो आपको याद करने में आसान रहेगा। उस इंफोग्राफिक को डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के अपने क्लिनिक में, अपने घर में, अपने ऑफिस में कहीं भी टांग के रखिएगा और उसको रोज सुबह शाम बस निहारते रहिए। देखते देखते धीरे धीरे वो याद होने लग जाएगा। एनीवे, तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डाई में पर्पल कलर के हो जाते हैं, जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर के हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस याद करना है। तो वो हम इंफोग्राफिक को देख देख के रटेंगे। अब ये पॉजिटिव बैक्टीरिया कहां होते हैं, ये निगेटिव बैक्टीरिया कहां होते हैं, ये कीमती है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं सूखी जगहों पर, जैसे आपकी स्किन या ड्राई मिट्टी में कहीं, यहां आपकी नाक के पास बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहां मिलेंगे आपको? गीली जगहों पे, पानी में। अच्छा, और समझाता हूं। देखो, स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो अक्सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो अगर यहां कोई कट लग जाए, कोई निक लग जाए और उसके अंदर मान लीजिए बैक्टीरिया घुस जाए, तो कौन सा घुसेगा? ग्राम पॉजिटिव। मान लीजिए स्किन को कहीं ब्रीच कर दे बैक्टीरिया और यहां पे एक फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, क्या कहते हैं, इम्पेटिगो, फरंकल, जो भी कुछ है, ये सब कुछ भी हो जाए, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। क्योंकि कहां रहता है? ड्राई सरफेसेस पे, स्किन पे। आपको ये नाक में से कोई बैक्टीरिया अंदर घुस जाए और उससे कुछ हो जाए, तो वो कौन सा बैक्टीरिया हुआ? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं गीले हिस्से में, मतलब पानी में रहेंगे, गीली मिट्टी में रहेंगे। ये बैक्टीरिया कहां रहेंगे? आपकी गट में रहेंगे बहुत सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो अब अगर आपको पानी से इंफेक्शन हुआ है, आपने खराब पानी पी लिया, पानी पूरी खाई गंदी वाली, उससे आपको ई कोलाई हो गया, कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव गीले में रहता है, ग्राम पॉजिटिव सूखे में रहता है। ये एक छोटा छोटा सा क्लासिफिकेशन अपने को याद हुआ। पॉजिटिव कौन से हैं? जो पर्पल कलर के हैं। निगेटिव कौन से हैं? जो पिंक कलर के हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब आप वो इंफोग्राफिक से रटोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाएगा। आप जब सोचोगे आंख बंद करके कि हाँ ये बैक्टीरिया पर्पल कलर में लिखा हुआ था, तो इस पे तो अपने को पेनिसिलिन का कोई भाई देना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मतलब वो जिसको ऑक्सीजन के साथ काम करना पसंद है। एनएरोबिक वो जो बिना ऑक्सीजन के भी काम कर लेता है। आपके कोलन में जितने बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर एनएरोबिक हैं। नॉर्मली जब आपका खाना पचता रहता है और उस पाइपलाइन में होके घूमता रहता है और निकलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये किसी रास्ता कभी चोक हो जाए तो जो इन्फेक्शन होगा,
यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर कोई होगा, या आपकी आंत फट गई, या परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो गया, तब आप जो सबसे पहली दवाई ढूंढने निकलोगे वो एनारोबिक वाली निकलोगे। कौन सी? मेट्रोनिडाजोल। दूसरे, ये एनारोबिक बैक्टीरिया गीली मिट्टी में भी कई बार होते हैं और स्किन पे भी कभी कभी काम करते हैं। स्किन में यदि होगा एनारोबिक से, तो आप किससे कवर करोगे? आप क्लिंडामाइसिन की क्रीम लगाओगे। आपको कई बार उसमें आपको क्या पिंपल विंपल निकल जाते हैं, तो कई बार क्लिंडामाइसिन लिखी जाती है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया या तो गट में मिलते हैं, वजाइनल उसमें मिलते हैं, म्यूकोसा में मिलते हैं, और आपकी स्किन पे भी कभी कभी मिल सकते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया अगेन गट के बैक्टीरिया है, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस होगा तो आप एनारोबिक का इलाज खोजने जाओगे, अपनी दवाइयों में मेट्रोजिल अपने आप ऐड करोगे। मतलब आपका अगर कोई कंसल्टेंट होगा, सर्जन होगा, उसको ऑटोमेटिक पता है कि हाँ परफोरेशन है, जीआई जहां भी उसको लगेगा वो तुरंत एनारोबिक के लिए ऐड कर देगा। क्या करेगा? मेट्रोजिल ऐड कर देगा। आगे चलते हैं। ऐसे ही एक तीसरे तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया को, उसको हम कहते हैं कोकस और बेसिलस। तो ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरिया या तो कोकस होगा या बेसिलस होगा या ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव होगा। बेसिकली एक बैक्टीरिया के बारे में अपन तीन तरह की चीजें बता रहे हैं। मतलब कोई बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है जो ग्राम पॉजिटिव भी हो, कोकस भी हो और एरोबिक भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राम निगेटिव हो, कोकस हो, एनारोबिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राम निगेटिव हो, बेसिलस हो, एरोबिक हो। तो तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। जितना हम उसके बारे में बताएंगे तो स्पेसिफिक होता जाएगा कि हाँ ये यही बैक्टीरिया है। तो कोकाई और बेसिलाई, जो गोल गोल है वो कोकाई, जो लंबे लंबे हैं वो बेसिलाई। ये जो आपको दिख रहे हैं कोकाई, ये अंगूर के गुच्छे जैसे, स्टैफ कहते हैं अंगूर के गुच्छे को, तो ये स्टेफाइलोकोकस है। तो बैक्टीरिया को आपने कैसे क्लासिफाई किया कि या तो वो गोल हैं, लंबे हैं, या हवा खाते हैं नहीं खाते हैं, या गीले हैं सूखे हैं, पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं। और जो इसमें कहीं नहीं आए वो सब एबले, हमारे यहां मालवा में हम लोग एबला कहते हैं, एटिपिकल कह सकते हैं अपन अंग्रेजी में उनको। एटिपिकल मतलब कौन से? जो इसमें कहीं गणित में नहीं समझ में आते। माइकोप्लाज्मा हुई, रिकेट्सिया हुआ, क्लेमाइडिया हुई, ये सारी चीजें एटिपिकल बैक्टीरिया है। ठीक। तो ये सब क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, हम क्यों सीखना चाहते हैं ये सब चीजें? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजाब प्रदेश में रहता है, तो वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा? तो आप इमेजिन करेंगे कि हाँ वो लंबा तगड़ा होगा, वो सर पे पग बांधता होगा, वो लोहड़ी मनाता होगा, उसको मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद होगा। मतलब जैसे ही मैंने आपको एक स्टेट बताई, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई। ऐसा नहीं है कि और तरह के लोग वहां नहीं रहते, पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति टिपिकल पंजाब में रहता है तो वो इस तरह का होगा। ऐसा कैसे? यदि मैं आपको केरला की बात करूं तो भी आप इमेजिन करेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा होगा, उसको खाने में शायद राइस ज्यादा पसंद होगा, वो शायद इडली सांभर खाता होगा। तो हम लोकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो रहता होगा प्राणी वो कैसा होगा और उसे क्या पसंद होगा। ठीक वैसे ही हम लोकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यदि यहां इंफेक्शन हुआ है तो इसमें ये वाला बैक्टीरिया गया होगा और उसे ये एंटीबायोटिक पसंद आती होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि स्किन में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से बैक्टीरिया ज्यादा इफेक्ट करेंगे, तो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिलेंगे। तो ये सुनते से जैसे मैंने आपको कहा स्किन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होंगे और कोकाई होंगे। तो अगली कल्पना आपके दिमाग में तुरंत आएगी कि अगर इन पे मैं डाई डालूंगा, या मेरा जो इन्फोग्राफिक जो मेरे घर में टंगा हुआ है उसमें ये बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिख रहे हैं और गोल गोल है। ठीक है, तो या तो ये गोल गोल गुच्छे में है या ये गोल गोल चेन में बंधे हुए हैं। तो द मोमेंट यू लिसन टू द वर्ड स्किन or upper respiratory, you imagine a bacteria which is purple in color and gol in shape, and they are either in clusters like grape or they are in chains. When they are in clusters you will call them staphylococcus, when they are in chains you will call them streptococcus. ये तो डिप्लो ज्यादा दिख रहे हैं पर ठीक है, आपको बात समझ में आई। ठीक, जैसे ही आप देखेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है और कोकाई है और पर्पल है, तो अगली बात आपके दिमाग में आएगी कि इन पे कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो आपको यह समझना है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया पे काम करेगी।
तो एंटीबायोटिक काम कैसे करती है? हाउ डू वी नो, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क? एनी आइडिया? दे हैव मल्टीपल मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। जैसे भाई बड़ा आसान तो ये होता कि जैसे मेरे एक मित्र हैं, बड़े किसी दूर के देश में रहते हैं, उनके यहां कोविड हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कोविड? क्योंकि वहां कोविड का बड़ा आसान इलाज था। जिस व्यक्ति को कोविड है उसे गोली मार दो। कोविड फैला ही नहीं, बिल्कुल नहीं फैला। तो बैक्टीरिया को मारने का अच्छा इलाज है कि जहर खा लो, बैक्टीरिया भी मर जाएगा, आप भी मर जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एंटीबायोटिक हम खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता और बैक्टीरिया मर जाता है। जितना हमारे शरीर में या हमारे जीवन में जितने भी पेस्ट होते हैं, जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इवोल्यूशन में जितना हमसे करीब होंगे, उनको मारने वाली दवाइयां हमारे लिए भी उतनी ही घातक होंगी। जैसे जो जहर चूहों पे काम करता है वो हम पे भी काम करता है। यदि हम चूहा मार खा लें तो हम भी मरेंगे। जो जहर कीड़े पे काम करता है, कीड़े पे मतलब कॉकरोच पे काम करता है, यदि ज्यादा मात्रा में हमारे भीतर चला जाए तो भी हम मर जाएंगे। लेकिन एंटीबायोटिक हम खाते हैं और हम नहीं मरते, बैक्टीरिया मर जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हमसे डिफरेंट होता है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बैक्टीरिया में वो डिफरेंसेस खोजे जो हमसे डिफरेंट है। अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे एंटी मैमेलियन कोई चीज आप खाओगे तो वो आपके और चूहे के लिए बराबर जहर होगी, लेकिन एंटी बैक्टीरियल आप खाते हो वो बैक्टीरिया के लिए जहर होती है, आपके लिए नहीं होती। हमने स्टडीज करके वो चीजें खोजी जो बैक्टीरिया में हमसे डिफरेंट हैं और हमने उसके अगेंस्ट उसका तोड़, उस वीकनेस का तोड़ निकाल के एंटीबायोटिक्स बनाए। तो बैक्टीरिया में हमसे क्या क्या अलग होता है? पुराने जमाने में जब क्लासिफिकेशन करते थे, पहले एक कभी पढ़ा होगा तुमने 9th-10th में कि एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसके पहले क्लासिफिकेशन कैसे होता था ऑर्गेनिज्म का? पहले होती थी किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को पहले किंगडम प्लांट में रखते थे और क्या कहते थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक ही बड़ा डिफरेंस होता है, दैट इज अ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में को पहले वो प्लांट किंगडम में गिनते थे, बाद में 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन आया तो उन्होंने फिर वो मोनेरा, प्रोटेस्टा और वो सब बनाई। एनीवे, बैक्टीरिया हमसे अलग क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और हमारी 60% एंटीबायोटिक इसी गणित पे काम करती है कि बस सेल वॉल को तोड़ लिया जाए। दूसरा बैक्टीरिया हमसे डिफरेंट होता है कि उसमें 70S का राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? 8th में पढ़ा होगा। अभी काम की चीज क्या कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जितने भी एंजाइम बनते हैं, जितने भी प्रोटीन बनते हैं शरीर में, वो सेल में राइबोसोम बनाता है। हमारा राइबोसोम 80S होता है, 60 और 40 मिला के 80 जीएसटी काट के, और बैक्टीरिया का राइबोसोम 70S होता है, 50 + 30 = 70 जीएसटी काट के। तो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में जो हमसे डिफरेंट होती है। तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करेगी उसको आप खा लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आपके अंदर सेल वॉल है ही नहीं, बैक्टीरिया मर जाएगा बेचारा। राइबोसोम में आपका राइबोसोम 80S है और उसका 70S है, तो आप 70S के राइबोसोम की कोई भी दवाई खाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बैक्टीरिया बेचारा मर जाएगा। हालांकि इसमें गड़बड़ है, हमारे शरीर में भी माइटोकॉन्ड्रिया में यही वाला राइबोसोम होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये वाली एंटीबायोटिक्स खाओ, कौन सी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स जो भी हैं, इनको आप ज्यादा टाइम खाओ ना तो ये हिपेटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होने लग जाती है। सेल वॉल वाली ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक तो सेल वॉल सिंथेसिस, दूसरा राइबोसोम हमसे डिफरेंट है, और तीसरा बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी हमसे थोड़ा सा अलग है। बारीकी में नहीं जाऊंगा कि हमारे अंदर टोपो आइसोमरेज होता है और उनके अंदर डीएनए गायरेज होता है, उनके यहाँ कुछ कुछ सिस्टम डिफरेंट है। तो कुछ एंटीबायोटिक हमने ऐसी खोजी जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करती है उनके। तो हमें बेसिकली एंटीबायोटिक ऐसी बनानी पड़ती है जो उसे कुछ ना, जो हमें कुछ ना करे और बैक्टीरिया को निपटा दे। तो ये 3 कमियां हैं बैक्टीरिया में जो हमसे अलग हैं, सेल वॉल, राइबोसोम 70S और न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको एक इतना बड़ा चार्ट दे दूं कि उसमें ये एंटीबायोटिक इस पे काम करती है, वो एंटीबायोटिक इस पे काम करती है, आपको पता है कि ये क्यों करेगी। ठीक, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं, जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल सिंथेसिस या सेल वॉल के इनहिबिटर्स। बैक्टीरिया बेसिकली सेल वॉल के भीतर भरा हुआ किशमिश जैसा है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि वो सेल वॉल हमारी किसी चीज को बैक्टीरिया के भीतर नहीं जाने देती। लेकिन अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाए
तो क्या होगा, हमारी प्लाज्मा उसमें घुस जाएगी ऑस्मोसिस से। जैसे किशमिश को पानी में डाल दो तो क्या होगा, पर अगर किशमिश पे एक मोटा खोल होता, आप उसको पानी में डालते तो कुछ नहीं बिगड़ता। अखरोट को डालोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बैक्टीरिया में ये सेल वॉल के कारण इस किशमिश का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। अब बैक्टीरिया में सेल वॉल है नहीं, हमारी प्लाज्मा का पानी बैक्टीरिया में घुसता है, बैक्टीरिया फूलता है और बैक्टीरिया फट जाता है। बहुत आसान सी चीज है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, बैक्टीरिया मर जाता है। तो हमने उसकी कमी पकड़ी, सेल वॉल सिंथेसिस, और उसके हमने इनहिबिटर बनाए। उन इनहिबिटर्स को हमने कहा बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स। तो कौन सी एंटीबायोटिक एक्ट करती है, सेल वॉल पे, सेल वॉल पे काम करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने वाले। कौन कौन से हैं, बीटा लैक्टाम्स। मैं तुमको नाम नहीं याद कराऊंगा कि पेनिसिलिन होती है और सिफेलोस्पोरिन होती है और उसकी 4 जनरेशन होती है, उसमें सीफाजोलिन होता है और सिफेटोटिन होता है, मुझे नहीं याद। तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जैसे बीटा लैक्टाम और सिफेलोस्पोरिन्स। और कौन से हैं जो काम करते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन टाइप की एंटीबायोटिक है जैसे वैंकोमाइसिन, उसे हम बहुत स्पेसिफिक केस में देते हैं कि जब किसी को मरसा हो गया हो। मरसा क्या होता है, चलो यही बता देता हूं। एक स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, अंगूर का गुच्छा, स्टेफ, पर्पल कलर का है, आपने देखा था अभी, मतलब ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन करता है, आपकी नाक पे करोड़ों बैक्टीरिया बैठे होते हैं वो वाले। लेकिन कभी कभी वो बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां हैं जो बहुत रेजिस्टेंट हो जाती हैं। एक मेथिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक थी, बनाई गई, कभी इस्तेमाल नहीं की गई क्योंकि वो आपके किडनी लिवर को बिठा देती थी। मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसको हम कहते हैं मरसा, और उस मरसा का इलाज है वैनकोमाइसिन। और अब हमारी ही दुष्टता के कारण वर्षा भी बन गया है जो वैनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है। खैर उस दिशा में अभी नहीं जाते हम। तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बीटा लैक्टाम, दूसरी करती है वैनकोमाइसिन, तीसरी करती है बेसिट्रेसिन, इसको किसी ग्रुप में नहीं डालते। और सेल वॉल पे ही एक और चीज काम करती है जिनको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन फोड़ू एंटीबायोटिक्स। सेल मेम्ब्रेन को कौन फोड़ती है, एक डेप्टोमाइसिन और एक पॉलीमिक्सिन बी। अगेन जनरल प्रैक्टिस में हमारे काम में केवल सिफेलोस्पोरिन्स आएंगी। आई होप कि हम जनरल प्रैक्टिस में वैनकोमाइसिन नहीं लगाते हो, ठीक है। तो जीपी में हमारे काम में सिफेलोस्पोरिन्स आएंगी, उसकी हम बात करेंगे। पेनिसिलिन की भी कुछ प्रजातियों की बात हम अभी करने वाले हैं। तो अब मैंने आपको कहा कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू पे कौन से बैक्टीरिया रहते हैं। तुरंत आपके दिमाग में आया कि हाँ, सूखे बैक्टीरिया थे जो स्किन पे रहते थे। कौन से सूखे थे, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में भी कौन से थे, यूजुअली गोल गोल वाले, यानी पर्पल कलर के दिखने वाले, या तो स्टेफ या स्टेप्टो। और इनके अगेंस्ट कौन काम करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि स्टेफ और स्टेप्टो रहते थे। स्टेफ और स्टेप्टो ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल बड़ी मजबूत होती है। तो इनके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, जो भी एंटीबायोटिक सेल वॉल को तोड़ती हैं, जो भी हमने पिछली स्लाइड में सारी पढ़ी, वो सब इन पे काम करेंगी। आसान है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू, ग्राम पॉजिटिव इंफेक्शंस और पेनिसिलिन या उसके भाई बंधु, हो गया काम। अपर रेस्पिरेटरी की भी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनोसाइटिस, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, अभी बताता हूं। तो सबसे कॉमन कॉज क्या है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कौन सा बैक्टीरिया है जो यूआरटीआई सबसे ज्यादा करता है या साइनोसाइटिस करता है। यूआरटीआई का सबसे कॉमन कॉज कौन है, बताओ बताओ बताओ। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मोस्ट कॉमन कॉज अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि बच्चे को हुआ है, एडोलेसेंट से छोटा है, 8 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर एडल्ट को हुआ है तो मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, कोक्सैकी वायरस। क्या अब इन वायरसों के इंफेक्शन में आप एंटीबायोटिक दोगे, नहीं देनी चाहिए, पर हर कोई देता है, हम भी देते हैं, हम भी खाते हैं अपने घर में, सेफिक्सिम खा ले, जिफी खा लेते हैं, चलो क्यों, सर्दी खांसी बहुत हो गई है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूआरटीआई इन एडल्ट इज वायरस, दे वर राइट आंसर्स। बट इन चिल्ड्रन द मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक देंगे, नहीं देंगे, कब देंगे, अगर देनी पड़ती है तो
अगर 8-10 दिन तक आपका यूआरटीआई इंप्रूव नहीं हो रहा है, साथ में फेस में पेन हो रहा है या पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, देन यू विल कंसिडर एंटीबायोटिक फॉर यूआरटीआई। क्या देंगे वो भी डिस्कस करते हैं। या फिर इस यूआरटीआई के साथ 3 दिन हो गए हैं, फेशियल पेन है, 102 से ज्यादा फीवर है और पुरुलेंट डिस्चार्ज है, देन यू माइट गिव एंटीबायोटिक्स। और कब दे सकते हैं? यदि यूआरटीआई हुआ था, फिर ठीक हो गया और फिर रिकर हुआ है 3-4 दिन के अंदर, देन इट माइट बी अ सेकेंडरी इंफेक्शन, देन वी विल कंसिडर एंटीबायोटिक। ठीक है, जो मैं डेटा यहां पे लिखूंगा वो बहुत सारा इंडियन गवर्नमेंट की एंटीबायोटिक गाइडलाइंस से है। प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या दोगे? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, क्या पसंद आएगा तुमको? ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव पे काम करने वाली एमॉक्सिसिलिन विद क्लेवुलिनेट या फिर एजिथ्रोमाइसिन। मॉक्सक्लेव अपने यहां क्या ऑगमेंटिन नाम से मिलती है, और भी एक नाम से आती है ना, मुझे नाम भी आती है। एनीवे, तो मॉक्सक्लेव दे सकते हैं या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्यों? क्योंकि कभी कभी एटिपिकल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये 2 कॉमन अपनी चॉइसेस रहेंगी। लेकिन अगर बच्चे में हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक देनी है और स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट आपको देनी है। प्रेफरेबली आप क्या दोगे? अगेन आप उसको ऑगमेंटिन जैसी कोई चीज देना चाहोगे। तो ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक कभी नहीं देनी, कहीं नहीं देनी, किसी को नहीं देनी। बच्चे को हुआ है तो एंटीबायोटिक देनी है, बड़े को हुआ है तो उसे स्टीम देनी है, डिकंजेस्टेंट देने हैं, सेट्रिजिन देनी है और भाप देनी है और ये तमाम तरह की चीजें करनी है। प्रेफरेबली एंटीबायोटिक नहीं देनी है, लेकिन इनमें से कोई कंडीशन हो तो दे सकते हैं। बच्चे में नहीं दोगे तो क्या होगा कि आज जो आप स्ट्रेप्टोकोकस को पलने दे रहे हो वो बाद में उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कर सकता है। ठीक, अभी देखना, कभी जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है उसमें अक्सर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होकर ठीक हो जाता है, वो किसी को नहीं दिखाते, पर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक होता है। एनीवे, तो यूआरटीआई या साइनोसाइटिस में हम ये सब दवाइयां देंगे। एक और बात, बैक्टीरियल और वायरल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर्दी खांसी है तो कैसे पता करें कि हाँ इस सर्दी खांसी को देना है, इसको नहीं देना है? वैसे ऐसे कोई रिटन रूल्स नहीं है, पर फिर भी एक ऑब्जर्वेशन है कि बैक्टीरियल और वायरल साइनोसाइटिस या यूआरटीआई डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? अगर वायरल यूआरटीआई है तो उसमें सर्दी, खांसी, बदन दर्द, सिर दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, वायरल वाले में थ्रोट में खूब सारा इन्फ्लेमेशन मिलेगा और वो बंदा खूब खांसेगा और गले से खांसेगा वाला। ठीक है, उसकी नाक खूब बहेगी, उसको हाथ पांव बहुत दुखेंगे, उसको सिर बहुत दुखेगा, फीवर भी आएगा, फीवर भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि फीवर हो तो बैक्टीरियल और नहीं हो तो वायरल है। तो वायरल वाले को सर्दी खांसी के सिम्टम्स ज्यादा होंगे, बैक्टीरियल वाले को इंटरेस्टिंगली उतनी खांसी नहीं आती जितनी वायरल वाले को आती है। ठीक है, वायरल वाले में दूसरी चीजें भी, वायरल वाले को आप या किसी भी व्यक्ति को आप एक बार गले में टॉर्च डाल के देखो, अगर आपको टॉन्सिल्स सोलन दिख रहे हैं, उन पे व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं या कभी कभी पस की लाइन दिखती है, कभी कभी तो ऐसा होता है मैं पेशेंट को इंट्यूबेट करने जाता हूं और मुझे दिखता है कि उसको बड़े बड़े टॉन्सिल फूले हुए हैं और उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, दैट इज यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ बैक्टीरियल। दूसरे, इंटरेस्टिंगली कि गले का और पेट का कोई रिश्ता नहीं है, पर बैक्टीरियल सॉर थ्रोट में या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में गला खराब होगा और साथ में पेट दुखेगा या भूख खत्म हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आएंगे, खांसी उतनी नहीं होगी। बच्चों में बैक्टीरियल सॉर थ्रोट होगा तो उनको अक्सर नॉशिया वॉमिटिंग होगा, बच्चों को सर्दी खांसी होती है साथ में उल्टी होती है। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बैक्टीरियल और वायरल में भी। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा, बट दिस इज मोर ऑफ विजडम, एनेक्डोटल। ठीक है, तो बैक्टीरियल होगा तो कोशिश करेंगे कि हम सिफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन ग्रुप से कुछ दें, वायरल होगा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चों में होगा तो जरूर एंटीबायोटिक देंगे। अब ये यूआरटीआई अगर नीचे उतर गया है, न्यूमोनिया बन गया है, अगेन मैं आपको कॉज नहीं रटवा रहा हूं कि इसमें मोरक्जेला होगा और क्लमाइडिया होगा और ये होगा, उसके मैं कुछ छोटे छोटे 2-4 मिनट के वीडियो बना के दे दूंगा, नहीं तो इन्फोग्राफिक्स बना के डाल दूंगा, रटने वाली चीज नहीं करेंगे। न्यूमोनिया अगर नीचे है तो क्या देंगे? एंटीबायोटिक की चॉइस क्या रहेगी? 2 तरह के न्यूमोनिया हो सकते हैं, एक तो वो जो व्यक्ति को बाहर से हुआ है और वो लेके आपके पास आया है, दूसरा कि वो किसी और कारण से भर्ती हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी और वहां उसको न्यूमोनिया हो गया।
तो एक है कम्युनिटी एक्वायर्ड जिसकी हम बात करेंगे, दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। दोनों के जीवाणु टोटली डिफरेंट है और दोनों के इलाज भी टोटली डिफरेंट है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड में हम क्या प्रेफर करेंगे? अगेन मॉक्स क्लैव, या आप क्या कोई आता है दिखाने, आपने एक्सरे कराया, आपको पैच जैसा लग रहा है, आप उसको या तो ऑगमेंटिन दोगे, उसके साथ एजिथ्रो ऐड कर दोगे, या दोनों में से एक तो कम से कम शुरू करोगे। तो यूजुअली कॉम्बो में आप दे सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हो, वो भी एलआरटीआई में, न्यूमोनिया में अच्छा काम करते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन से वाले? जिनके भी एंड में फ्लोक्सैसिन लगा होता है, सिप्रोफ्लोक्सैसिन, लीवोफ्लोक्सैसिन, एक आती है मॉक्सीफ्लोक्सैसिन जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, पर वो नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? रेजिस्टेंस अगर उसका भी आ गया तो कुछ नहीं बचेगा जीवन में, राइट। तो न्यूमोनिया में कम्युनिटी एक्वायर्ड में अपना एक अच्छा कॉम्बो है, मॉक्सक्लेव प्लस एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन ऐड कर सकते हैं। अगर सीवियर है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है या आईवी देनी पड़ रही है, तो सेफ्ट्रियाक्सोन। अगेन ये जो एंटीबायोटिक गाइडलाइंस है उससे बता रहा हूं, आजकल चीजें इससे थोड़ी सी अपस्केल हो गई हैं, तो आपके यहां पे जो बैक्टीरिया आ रहा है उसकी बात करेंगे। मैंने पहले भी किसी क्लास में कहा है कि जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो, जिस भी अस्पताल में काम करते हो, वहां के पैथोलॉजिस्ट से और माइक्रोबायोलॉजिस्ट से जरूर दोस्ती कर लो, क्योंकि ये बेचारे अपनी लैब में रहते हैं, इनको बहुत आता है, पर इनसे क्लिनिकल वाले डॉक्टर उतने मिलते जुलते नहीं है। इससे दोस्ती करो, इससे पूछो कि यार आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, एक बढ़िया उसको चाय पिलाने ले जाओ और उससे बात करो कि आजकल चल क्या रहा है, आजकल कौन से बैक्टीरिया निकल रहे हैं कल्चर में, किससे सेंसिटिव हैं, किससे रेजिस्टेंट हैं। एक बार अगर आपको पता पड़ जाए कि यार आजकल जो भी आ रहा है ना सबसे रेजिस्टेंट है, खाली यही काम करता है उस पर, तो देन यू कैन नो कि आपको क्या देना है उस केस में। हर जगह का, हर शहर का, हर हॉस्पिटल का फ्लोरा डिफरेंट होता है, और मैं एक जगह खड़े होकर आपको नहीं कह सकता कि हाँ सेफ्ट्रियाक्सोन दो तो सारे न्यूमोनिया ठीक हो जाएंगे। अपने इलाके के पैथोलॉजिस्ट से एक बार जरूर बात करना। पर फिर भी सीवियर में आप दोगे सेफ्ट्रियाक्सोन। अगेन हम ये क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर के, ऐसा कहते हैं कि डायफ्राम के ऊपर के इंफेक्शन अक्सर ग्राम पॉजिटिव होते हैं, डायफ्राम के नीचे के अक्सर ग्राम निगेटिव होते हैं। जीआई में और यूटीआई में ग्राम निगेटिव ज्यादा काम करते हैं, ऊपर ग्राम पॉजिटिव ज्यादा है। तो मॉक्सक्लेव देंगे, सेफ्ट्रियाक्सोन देंगे सीवियर होगा तो, या सिफोपेराजोन सल्बैक्टाम भी एक आपका ऑप्शन है। यदि आपको लगता है कि ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म होने का चांस है तो आप या सीवियर केसेस में पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टाम, अगेन ये हॉस्पिटल लेवल की चीज है, आईसीयू लेवल की चीज है। मैं कभी हुआ तो जैसे एंटीबायोटिक्स इन जीपी हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे एक एंटीबायोटिक्स इन आईसीयू नाम का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसको अपन आईसीयू कोर्स में डालेंगे, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव की हमने बात की। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कुछ एक और विशेषता होती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थोड़े से ढीठ होते हैं, वो आसानी से नहीं मरते। उनके ऊपर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन और होती है, और वो मेम्ब्रेन आपके बीटा लैक्टाम वालों को सेल वॉल तक पहुंचने नहीं देती। फिर से समझना, बीटा लैक्टाम वाले क्या करते हैं कि वो जाके सेल वॉल पे चढ़ जाते हैं और सेल वॉल को फोड़ देते हैं, मान लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उस सेल वॉल के ऊपर एक चादर डली होती है और आपकी बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक को वो सेल वॉल दिखती ही नहीं है, वो सेल वॉल तक जा ही नहीं पाता, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ ही नहीं पाता और सेल वॉल टूटती नहीं तो बैक्टीरिया फूल के मरता नहीं। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंपैरेटिवली हार्डर टू किल होते हैं। इसलिए ग्राम नेगेटिव पे आपकी रूटीन वाली जो पेनिसिलिन्स हैं वो काम नहीं करती। तो हमने उनके लिए कुछ नई तरह की पेनिसिलिन बनाई, उनको हमने कहा अमीनो पेनिसिलिन। हमने कौन सी बनाई? हमने बनाई कौन सी, पता नहीं, याद नहीं मुझे, एमपी जेंटा नहीं, जेंटा नहीं, एमपी एमॉक्सी, जो भी है देख लेना। अमीनो पेनिसिलिन हमने बनाई और वो अमीनो पेनिसिलिन छोटी छोटी सी होती थी, वो अंदर जाती, उस सेल मेम्ब्रेन, उस ऊपर की लेयर को फोड़ती और फिर जाके सेल वॉल को भी खत्म कर देती। तो ग्राम नेगेटिव पे पेनिसिलिन ग्रुप की चीजें या बीटा लैक्टाम वाली चीजें काम नहीं करती, बहुत स्पेसिफिक हैं जो कर पाती हैं। फिर उनको मारना हो तो क्या करें? तो उनको मारने के लिए हमने दूसरे तरीके खोजे। कौन से दूसरे तरीके खोजे? हमने खोजा उनके प्रोटीन सिंथेसिस पे हम काम करेंगे या उनके डीएनए गायरेज पे काम करेंगे। और मजेदार बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस वाली या डीएनए गायरेज वाली एंटीबायोटिक, चूंकि सेल वॉल से उनको मतलब नहीं है, तो वो पॉजिटिव पे भी काम कर लेती है, निगेटिव पे भी कर लेती है। जैसे आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हुए, आपके सिप्रोफ्लोक्सैसिन या लीवोफ्लोक्सैसिन, ये आपके ग्राम पॉजिटिव के न्यूमोनिया में भी देख लेंगे
और ग्राम नेगेटिव के यूटीआई में या जीआई इंफेक्शन को भी निपटा देंगे। तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कौन से काम करती है? अमीनोपेनिसिलिन्स। और क्या करता है? पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम। सबसे अच्छा काम ग्राम नेगेटिव अगर आपको लगता है, पर ये पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम ऐसा नहीं कि अपने ओपीडी में पेशेंट आया और अपन उसको दिन में 3 बार बुला के और 4.5 ग्राम की पिप्जो या जोसिन लगा रहे हैं। पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम आईसीयू की ड्रग है। जब आपको लग रहा है कि किसी को ग्राम नेगेटिव सेप्सिस हो सकता है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी की थी, बिगड़ गई है, या उसके बाद पेशेंट को फीवर आ रहा है, देन यू विल थिंक अबाउट पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम। अदरवाइज यू कैन थिंक अबाउट सिफेलोस्पोरिन, लेकिन फर्स्ट जनरेशन नहीं। फर्स्ट जनरेशन केवल ग्राम पॉजिटिव के लिए अच्छे हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन निगेटिव के लिए अच्छे हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि जो एंटीबायोटिक जितनी महंगी आती है ना, उतना अच्छा काम करती है। हम क्या सोचते हैं कि सेकंड या फोर्थ जनरेशन है तो ये तो सबको मारती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत अच्छी है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, ग्राम निगेटिव का कवरेज बढ़ता है, पॉजिटिव का कम हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव को मारना है तो आपकी अमीनोपेनिसिलिन या आपकी फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अच्छा काम करेगी, आपकी मॉक्सक्लेव अच्छा काम करेगी। लेकिन ग्राम निगेटिव को मारना है तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन ज्यादा अच्छा काम करेंगी। फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट अच्छा काम करते हैं, ये फ्लोक्सासिन ग्रुप वाले सारे। अमीनोग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से? अमीकासिन। फिर कार्बापिनेम्स। कार्बापिनेम्स मतलब इमीपेनेम, अल्टापिनेम, मीरोपेनेम। अब आज की तारीख में आप अस्पताल में देखोगे ना, मरीज को कुछ भी होता है वो सीधे मीरोपेनेम पे जाते हैं। पहला दूसरा चेंज हुआ, फीवर आया, सीधे मीरोपेनेम टार्गोसिड चालू कर दो। कार्बापेनेम्स अच्छी बात क्या है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बैक्टीरिया की जात नहीं देखती, बस मार ही देती है उसको। पर इसका नुकसान ये है कि अगर इससे रेजिस्टेंट हो गया तो किसी से नहीं मरेगा। इस बारे में हम और बात भी करेंगे अभी। तो ग्राम नेगेटिव कहां होंगे? यूटीआई करेंगे, गीली जगहों पर रहते हैं, यूटीआई करेंगे, गट के इंफेक्शन करेंगे। उनसे कैसे निपटना है बात करते हैं। क्या क्या एंटीबायोटिक दे सकते हो आप उसको? तो अगर एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई है तो उसको कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है। और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या डायबिटिक है तो दे सकते हैं। तब क्या देंगे? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। अगर सिम्प्टोमेटिक यूटीआई है तो एंटीबायोटिक क्या देंगे? पहली चॉइस नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि पेशेंट का रीनल फंक्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये कंसंट्रेट होती है किडनी की तरफ जाके। दूसरा ऑप्शन है सेफ्यूरोक्सिम। तीसरा ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब आजकल इनके सबके हायर वर्जन आ गए हैं, पर फिर भी ये 3 दवाइयां हैं जो यूटीआई के लिए अच्छी हैं। ठीक। तो ग्राम निगेटिव की अगर हम बात करने गए तो फिर से जो डीएनए गायरेज वाली एंटीबायोटिक्स हैं या जो प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय सेल वॉल वाली के। ठीक। इसी तरह से जीआईटी के अगर इंफेक्शन है, मान लो जो हमने पहले प्रश्न में पूछा था कि किसी को अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रखा है, मतलब व्यक्ति गया, उसने कुछ खाया, दूध की मिठाई खाई, कुछ भी खाया, आया और तुरंत उसको डायरिया वॉमिटिंग शुरू हो गया, या हमें पता भी नहीं, बस सीधे हमारे पास पेशेंट आया, उसको खूब डायरिया हो रहा है, खूब वॉमिटिंग हो रही है, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। उसका सबसे कॉमन कॉज क्या है? जो यूआरटीआई का कॉमन कॉज है वही अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कॉमन कॉज है। मोस्ट कॉमनली वायरस से होता है, एंटीबायोटिक नहीं देनी है। कभी कभी बैक्टीरिया से भी होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं है। ध्यान से समझना। आपने दूध की मिठाइयों से अक्सर होता है, पनीर खाने से होता है, आपने ली, आपने रसमलाई खाई गंदी वाली, और खाते से ही आपके भीतर स्टेफाइलोकोकस घुस गया। स्टेफाइलोकोकस की जो फूड पॉइजनिंग होगी वो उसके टॉक्सिन रिलीज करने से होती है। अगेन याद रखना, आपकी गट एक पाइपलाइन है जो आपकी बॉडी में से होके निकल रही है, वो आपकी बॉडी में नहीं है। आपकी गट एक पाइप है जिसके के अंदर वो बैक्टीरिया घुस गया है और वो अपना टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है और बॉडी उससे फाइट करने के लिए डायरिया कर रही है कि वो टॉक्सिन और वो बैक्टीरिया निकल जाएं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपको उसको डायरिया को बंद करना पड़े, उसका इकलौता ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन है। तो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या तो वायरल होते हैं या कभी कभी बैक्टीरियल टॉक्सिन से होते हैं, जिसको अपन फूड पॉइजनिंग कहते हैं,
उसका इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ रिहाइड्रेशन है, बॉडी खुद उससे निपट लेगी। हां, अगर डिसेंट्री हो रही है यानी म्यूकस जा रहा है या ब्लड जा रहा है, then you have to think about it. Then maybe you can think about amoeba, and then you can think about bacillary dysentery, and then you can think about antibiotics. ठीक है। अगर कोलेरा आपको लग रहा है आपके यहाँ पे एंडेमिक है, आजकल तो खैर नहीं होता उतना, तो आप सोचेंगे एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। फिर एंटेरिक फीवर है, टाइफाइड है, तो हमारी चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या होगी? ओपीडी बेसिस पे बात करें तो सेफिक्सिम या एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, सेफिक्सिम हम कैसे खाते हैं? सेफिक्सिम हम खाते हैं, सेफिक्सिम जिफी नाम से आती है कॉमनली। सेफिक्सिम हम खाते हैं 200 ओडी या हो गई तो 200 बीडी। टाइफाइड में, एंटेरिक फीवर में सेफिक्सिम का डोज जाएगा 1200 mg पर डे तक का, 20 mg पर केजी पर डे तक का। तो 60 किलो का आदमी हो गया तो कितना हो गया? 60 दूनी 12 ना, 1200 मिलीग्राम पर डे। तो आपको कम से कम उसको दिन की कम से कम 6 टैबलेट जानी चाहिए। यही बात एजिथ्रोमाइसिन की है कि आपको एंटेरिक फीवर में अगर एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करना है देन यू विल हैव टू गिव 500 बीडी। बाकी सभी चीजों में एजिथ्रोमाइसिन ओडी डोज है, पर टाइफाइड के लिए देना, एंटेरिक फीवर सस्पेक्ट कर रहे हैं, बीडी जाएगी। सिमिलरली अगर पेशेंट भर्ती है आपका तो आप उसको सेफ्ट्रियाक्सोन दोगे, अगेन उसका डोज 2 ग्राम बीडी जाएगा। एंटेरिक फीवर के लिए आपको ज्यादा डोज देना है। ठीक है, तो ये बात हुई। पहले हमने बात की ग्राम पॉजिटिव की, उसके लिए सेफ्ट्रियाक्सोन दोगे, अगेन उसका डोज 2 ग्राम बीडी जाएगा। एंटेरिक फीवर के लिए आपको ज्यादा डोज देना है। ठीक है, तो ये बात हुई। पहले हमने बात की ग्राम पॉजिटिव, उसको सेफ्ट्रियाक्सोन दोगे, अगेन उसका डोज 2 ग्राम बीडी जाएगा। एंटेरिक फीवर के लिए आपको ज्यादा डोज देना है। ठीक है, तो ये बात हुई। पहले हमने बात की ग्राम पॉजिटिव की, उसके लिए हमने बात की कि मोस्टली सेल वॉल सिंथेसिस वाले काम करते हैं। दूसरी हमने बात की ग्राम निगेटिव की कि उसमें सेल वॉल सिंथेसिस वाले उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, पर कुछ एक हैं जो अच्छा काम करते हैं, जैसे अमीनो पेनिसिलिन हुई या जैसे आपकी वो हुई पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम हो गई। फिर कार्बापेनिम तो हर एक पे काम करते ही करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया थोड़े से अनकॉमन है, कभी कभी वो स्किन इन्फेक्शंस में मिलते हैं आपको, और कभी कभी वो आपको जीआई इन्फेक्शंस में मिलते हैं। उन पे जो दवाइयां काम करेंगी उनकी बात कर लेते हैं। अगर अबव डायफ्राम का इन्फेक्शन है तो क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन किस नाम से मिलती है? डालासिन सी। अगेन भैया, मैं किसी भी कंपनी की तरफ से पैसे खा के नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एंटी कंपनी ज्यादा हूं। और जो नाम मुझे सुनने में याद आ जाता है पहला कि हाँ क्लिंडामाइसिन इस नाम से मिलती है, आपको जो आपके यहाँ अच्छा ब्रांड मिलता है वो लेना। क्लिंडामाइसिन डायफ्राम के ऊपर के एनारोबिक के लिए और डायफ्राम के नीचे के स्पेशली बेली और निक्कर, बेली और अंडरगारमेंट वाले एरिया के लिए मेट्रोनिडाजोल ज्यादा अच्छा काम करेगी। बाकी सब जगह क्लिंडामाइसिन। अगर आपको लग रहा है कि एनारोबिक कहीं न्यूमोनिया में घुस गया तो आप डालासिन सी सोचोगे। ठीक, तो ये बात हो गई एरोबिक की, एनारोबिक की, ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव की। एटिपिकल की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एटिपिकल बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते, इनको मारने की दवाइयां फिक्स हैं। एक होती है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स को अपन कैसे पहचानेंगे? थ्रोमाइसिन, थ्रो मतलब फेंको, थ्रोमाइसिन। थ्रोमाइसिन कौन सी? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन। एक फंगस थी ना, नहीं बैक्टीरिया था। ऐसा देखा कि बैक्टीरिया भी एक दूसरे से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रोसिस जो भी था, एक बैक्टीरिया था जो स्ट्रेप्टोकोकस के अपने ही दूसरे भाई को नहीं ग्रो करने देता था, उसका खाना खा जाता था। तो उससे हमने ढूंढ के निकाली एरिथ्रोमाइसिन और फिर उससे सिंथेटिक बना लिए बाकी के। तो एटिपिकल बैक्टीरिया को मारने के लिए, एटिपिकल बैक्टीरिया कॉमनली क्या करता है? एटिपिकल न्यूमोनाइटिस करता है या आपके सॉर थ्रोट्स में मिलता है। तो इसीलिए अभी आपने इन जनरल भी आप देखते हो ना, सॉर थ्रोट के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन शुरू करते हो। क्यों करते हो? इसीलिए। तो एटिपिकल बैक्टीरिया पे मैक्रोलाइड्स काम करेंगे। फ्लोक्सासिन ग्रुप जो है वो एटिपिकल पे भी काम करेगा। तो हम देखने जाएं तो फ्लोरोक्विनोलोन्स इस पे भी करते हैं, उस पे भी करते हैं, उस पे भी करते हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव पे, ग्राम नेगेटिव पे, एटिपिकल पे भी काम करते हैं। फिर डॉक्सीसाइक्लिन अगेन एटिपिकल के लिए है। अगर कई बार न्यूमोनिया वगैरह ठीक नहीं हो रहे होते तो ये सब दवाइयां लिखी जाती हैं। और क्लोरामफेनिकॉल, ये सारी दवाइयां एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए हैं। तो अगेन मैं आपको कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं पढ़ा रहा हूं,
मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह के इन्फेक्शन में किस तरह की एंटीबायोटिक पे जाना है। तो हम लेक्चर के अंत तक पहुंच गए। आखिरी के 5 मिनट में हम सीखेंगे कि हमने इसमें से टेक होम पॉइंट्स क्या निकाले। यहां मैं आपको एंटीबायोटिक बातें करूंगा कि एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है कि एंटीबायोटिक्स एंटीपायरेटिक नहीं है, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से बुखार आ रहा है तो उसे एंटीबायोटिक चिपका दें, क्योंकि ये हर चीज में एंटीबायोटिक दे देके हमने ही उसका रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और वो रेजिस्टेंस हमको ही खाने आ रहा है। एक डॉक्टर देसाई है, उनका मैंने एक लेक्चर सुना था, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब भी किसी को एंटीबायोटिक लिखो, अपने आप को एक थप्पड़ मारो कि आप उस व्यक्ति का बुरा कर रहे हो और आप समाज का बुरा कर रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी को एक गलत एंटी हाइपरटेंसिव लिख दो तो आप उस व्यक्ति को मारोगे, बहुत से बहुत उसका परिवार खराब होगा। लेकिन जब आप गलत एंटीबायोटिक लिखते हो या अननेसेसरी एंटीबायोटिक लिखते हो या नॉन जुडिशियसली एंटीबायोटिक लिखते हो, तब आप उस व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का नुकसान कर रहे हो। क्यों? हमारे यहां हुआ था और हमारे देश की बदनामी हुई उसमें। कहीं से एक व्यक्ति हमारे यहां बाहर आया था विदेश से कहीं से, और वो हमारे यहां कुछ दिन रहा, फिर वो वहां पहुंचा और वहां पे वो एक नया बैक्टीरिया लेके गया जो कि हर तरह की चीज से, इवन शायद कार्बापेनियम तक से रेजिस्टेंट निकल आया था। तो उन लोगों ने भी, दुष्टों ने उसको नाम दिया न्यू दिल्ली बग। आप ढूंढने जाओगे न्यू दिल्ली बग तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने हमारे देश के नाम पे उसका नाम रख दिया न्यू दिल्ली बग। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो ऐसा बैक्टीरिया था जो हर चीज से रेजिस्टेंट था। वो व्यक्ति यहां आया और यहां से वहां लेके चला गया। ठीक है? तो जब भी आप किसी को गलत एंटीबायोटिक लिखते हो तो आप उस व्यक्ति का तो कर ही रहे हो और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो। जब भी एंटीबायोटिक देनी है तो हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम देनी है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? हम हमेशा सोचते हैं कि यार ऐसी एंटीबायोटिक दो जो कोई भी बैक्टीरिया हो उसको मार दे, अपने को फर्क ही नहीं पड़े कि नेगेटिव था कि पॉजिटिव था कि एनारोबिक था। नहीं तो एक काम करो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो कि उसमें हर तरह की एंटीबायोटिक मिक्स हो जाए, और एक ये भी दे दो, एक ये भी दे दो, एक ये भी दे दो, तब तो जो भी होगा वो मर ही जाएगा। सुनने में कितना इजी लगता है। जैसे 2 तरीके होते हैं मछली पकड़ने के, कि एक आपने डाली, एक मछली पकड़ी और निकाल ली। और आजकल एक इलीगल तरीका और फैला है मछली पकड़ने का, जिसमें कि व्यक्ति एक डायनामाइट या कुछ बम फेंकता है, उससे तालाब में एक विस्फोट होता है, उस शॉक वेव से सारी मछलियां मर जाती हैं और वो सारी मछलियों को इकट्ठा करके ले आते हैं और बेच देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो ये बड़ा इजी तरीका और बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन एक बात बताओ, ये छोटा सा तालाब है, इसमें ये 1 दिन बम फोड़ लेगा, 2 दिन फोड़ लेगा, 8वें दिन इसको इस तालाब में मछली मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये वही स्थिति हम कर रहे हैं बैक्टीरियाओं की, क्योंकि हम उनको बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक या बड़े से बढ़िया कॉम्बिनेशंस बना बना के चिपकाए दे रहे हैं और उससे वो उस वक्त वो बैक्टीरिया मर जाता है। पर वो जो डिटॉल के बाद जो एक बचा रह जाता है ना 99% के बाद, वो एक जब ग्रो करता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक भी पूरे दिन खा नहीं रहे, 7 दिन की वजह हम 3 दिन में बंद कर रहे हैं, और वो इकलौता बैक्टीरिया जब ग्रो करके बढ़ता है और अगली बार जब वो इन्फेक्शन करता है इसको भी या इससे किसी और को भी, तब वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है ऑलरेडी, हमने ही विषकन्या पैदा की है। तो एंटीबायोटिक के नॉन जुडिशियस कॉम्बिनेशंस नहीं देना है। पानी पूरी आइसक्रीम सुनने में कितनी भी अच्छी लगती हो, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि पानी पूरी है, आइसक्रीम आइसक्रीम है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनाने चाहिए कि जिसमें कि हम इस फ्लोक्सासिन के साथ ये निडासोल जोड़ दें, इसके साथ में ये जोड़ दें। पता है आपको कंपनियां क्या करती हैं? सरकार ने कैप लगा रखी है कि नहीं साहब, आप एंटीबायोटिक की कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं कर सकते, मरीज के भले के लिए बनाइए। तो दवा कंपनी क्या करेगी कि ओरिजिनल एंटीबायोटिक को आप उससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, तो वो उस एंटीबायोटिक में एक और चीज साथ में जोड़ देगी। मतलब इरेथ्रोमाइसिन के साथ कोई डिकंजेस्टेंट जोड़ देंगे, इसके साथ कोई और चीज जोड़ देंगे, और उसके बाद उनको ये कैप हटाने की फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि नाउ इट इज नॉट अ सिंगल एंटीबायोटिक, इट इज अ कॉम्बिनेशन विच दे कैन चार्ज एनी अमाउंट फॉर। और उस चक्कर में अननेसेसरी इरेशनल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और बिक रहे हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया है, ऐसा बदनसीब कम ही होता है कि जिसके अंदर ये भी हो और वो भी हो, कि इसको अमीबिक डिसेंट्री भी हो रही हो, साथ में ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन भी हो रखा हो।
आईसीयू में एस्पिरेशन न्यूमोनिया का मरीज एक अलग चीज है, जिसको कि आपको एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस देने हैं कि एक ग्राम पॉजिटिव का कवरेज, एक ग्राम नेगेटिव का कवरेज और एक एनारोबिक का कवरेज। रूटीन में अगर आपके पास एक व्यक्ति आया है जिसको खांसी बुखार है, मोस्टली तो उसको वायरल है, चलो बैक्टीरियल भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको क्लेमाइडिया प्लस स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा, या तो ये है या वो है। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, थोड़ा सा साइन सिम्टम को समझें, एक बार गले में टॉर्च जला के देख लें और देखें कि हाँ इसको एंटीबायोटिक देनी भी है कि नहीं देनी है। अगर देनी है तो कौन सी एक एंटीबायोटिक दूं जिससे कि वो ठीक हो जाए। ऐसा ना करें कि एक साथ 3-3 4-4 दे दें कि बस अभी ठीक हो जाए। तो एंटीबायोटिक्स को जुडिशियसली यूज करें और अननेसेसरी 2-2 3-3 4-4 का कॉम्बिनेशन न चलाएं। तो हम जो अपने पिछले प्रश्न पे थे कि इनमें से किस पेशेंट को आप एंटीबायोटिक देंगे, कुछ लोगों ने सही भी उत्तर लिखे थे, कुछ लोगों ने कॉम्बिनेशंस लिखे थे। मुझे लगता है लेक्चर सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि सर्दी खांसी बुखार में तो नहीं देना है, अनटिल अनलेस कि जो इंडिकेशंस हमने बताए थे वो पूरे होते हो। अगर आपने फोलीज डाला है, स्टेराइल वे में डाला है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन से डाला है, एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ डाला है, तो फोली डालना इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एंटीबायोटिक। अगेन भारत में ग्रामों में छोटे अस्पतालों में स्थितियां डिफरेंट हो सकती हैं, बट अगेन फोलीज डालना इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एंटीबायोटिक। हाँ, अगर आपने ऐसे यहां खुजा के और फिर फोलीज डाल दिया है तो फिर भैया आपने खुद में इन्फेक्शन पहुंचाया, दो एंटीबायोटिक। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डू यू थिंक यू शुड गिव एंटीबायोटिक? नो, unless until it is dysentery, unless until it is amoebic, or unless until it is something different, or it persists for a while, right? एंटीबायोटिक आपको लॉजिकली एक ही स्थिति में देनी है कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर्जरी में स्किन के ऊपर एक कट लगेगा और वो कट से जो बैक्टीरिया हैं, ऑल्दो यू आर पेंटिंग, ड्रेपिंग एंड एवरीथिंग, पर जो बैक्टीरिया उस कट से अंदर घुसेगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए आप एंटीबायोटिक देते हो। तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया स्किन से अंदर घुसेगा वो कौन सा होगा? सोचना जरा, सोचना क्या लिखेंगे? जो बैक्टीरिया स्किन से घुसेगा उसको क्या कहेंगे? कौन सा वाला? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम पॉजिटिव पे सबसे अच्छा कौन सा काम करेगी? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव मैंने समझ लिया। ग्राम पॉजिटिव पे सबसे अच्छी कौन सा काम करेंगी? सिफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन की भी कौन सी जनरेशन? पहली जनरेशन। ठीक है, सिफाजोलिन दे सकते हैं, बहुत ही आपको शौक आ रहा तो सेफ्ट्रिएक्सोन दे सकते हो, सल्बैक्टाम के साथ दे सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाना है। और हम भलते ही कुछ भी करे जा रहे हैं। हम एक दिन पहले से एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, कल इसकी सर्जरी है आज से एंटीबायोटिक चालू कर दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को जो नॉर्मल है उसकी सीएबीजी कर दो, बाईपास कर दो, कि ताकि इसको बाद में हार्ट डिजीज नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। एंटीबायोटिक देनी है, और कब देनी है? इंसिजन के 1 घंटे पहले, मतलब जब आपका पेशेंट ओटी में शिफ्ट होने वाला है उस समय उसको एंटीबायोटिक लगनी चाहिए। और भी एक चीज सिखा देता हूं, इसमें लेक्चर में नहीं थी, कि एंटीबायोटिक जब भी दोगे तो लिखोगे अपने ऑर्डर में कि इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन वॉट एवर इट्स नेम इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन स्लोली ओवर 20 मिनट्स। आईवी बना के पुश नहीं करना है। एक रिस्क तो एनाफाइलेक्सिस का होता है, लेकिन अदरवाइज भी कुछ दवाइयां कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, कुछ दवाइयां अदरवाइज काम करती है, पर डिटेल में नहीं जाएंगे। पर एंटीबायोटिक हमेशा 100 ml सलाइन में डिजॉल्व करके स्लोली देनी है। वेनकोमाइसिन तो घंटे भर का इंफ्यूजन है, तो वेनकोमाइसिन अगर किसी को प्री ऑफ देनी, आई होप कि किसी को जरूरत ना पड़ती हो, पर वेनकोमाइसिन अगर आपको देनी है तो आप 2 घंटे पहले इंफ्यूजन चालू करोगे ताकि 1 घंटे पहले इंफ्यूजन खत्म हो जाए, राइट? तो किसी भी व्यक्ति को प्री सर्जरी एंटीबायोटिक देंगे तो 1 घंटा पहले 100 ml में डिजॉल्व करके स्लोली ओवर 20-30 मिनट्स देंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो हम क्वेश्चंस इसके डिस्कशन फोरम में लेंगे। आपको जो भी मन में सवाल उठते हो इस चैट बॉक्स में तो डाल ही दो, पर ऐप में एक डिस्कशन फोरम है, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। 4-5-6 प्रश्न इकट्ठे करके मैं उनका एक छोटा सा वीडियो बना के एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट में डाल दूंगा। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक में लिखना, डिस्कशन फोरम में लिखना।
अभी भी अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में भी हैप्पी लिख सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही।